हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपनी सेकंड वीडियो बिजनेस स्टडीज के जो चैप्टर अपने चल रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, देखो अपन ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑलमोस्ट बहुत सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली थी। आज अपन इस वीडियो में भी पूरी थ्योरी कंप्लीट करके ये चैप्टर खत्म करते हैं। ठीक, देखो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई इसमें चालू होने वाले अब। ठीक है, ये सबसे पहले तो क्या भैया फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब। देखो अपन ने कल पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, अपना काम करवाना किसी और से, वो होता है मैनेजमेंट का मतलब। किससे करवा रहे हैं, पैसों से, तो वो हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, लेकिन एक मिनट भैया, अगर अपने को किसी से काम करवाना है तो उसके लिए पहले अपने को प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। ठीक, यार कैसे काम करवाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो भैया उसी को भी क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम पैसे से रिलेटेड क्या कुछ प्लान बनाते हैं, कुछ गोल बनाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, उसी को भी क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक, तो देखो पढ़ के भी देख लो भैया, फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब क्या, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ये सब चीजें तय करते हैं, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, लेकिन किसके लिए, फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए, पैसे के लिए। ठीक, तो ये उसी को भी क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके भी फाइनेंशियल प्लानिंग में मेन तीन चीजें होती हैं। एक होती है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब हमको ये प्लान करना पड़ता है कि यार हमको कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक, फिर ये कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर हमको भी ये प्लान डिसाइड करना पड़ता है कि यार वो पैसा हम कहां से लेकर आएंगे, ये भी हमको इसी में डिसाइड करना पड़ता है। देन इसका भी मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। तो भैया हमारे पास जो भी एसेट्स वगैरह हैं उनको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास पैसा वगैरह है उसको हम किस तरीके से एलोकेट करेंगे, किस तरीके से प्रॉपर मैनेज करेंगे, वो होता है भैया मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स। तो ये तीन चीजें आती है किसके अंतर्गत, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत। अब अपन बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, हम ये प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके फायदे क्या हैं। तो भैया सबसे पहला फायदा भी क्या, इट फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम फंड। भैया फाइनेंशियल प्लानिंग उस चीज में मदद करती है कि भैया हम ज्यादा से ज्यादा पैसे क्या कर सके, अपने पास लेकर आ सकें। ठीक, अगर तुम प्लानिंग ही नहीं करोगे ना तो तुमको लगेगा काम करो 2000 करोड़ रुपए ले लेते हैं अपन मार्केट से भाई, जबकि तुमको जरूरत शायद से भी 3 करोड़ की थी। ठीक, या हो सकता है तुमको भाई जब प्लान करोगे तब पता चलेगा ना कि एग्जैक्ट कितना रिक्वायरमेंट थी। ठीक, तो भैया तुम ऑप्टिमम ज्यादा से ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पैसा भी तुम तभी लेकर आ पाओगे जब भैया तुम क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, इट हेल्प इन फिक्सिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई देखो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि पैसा अपन कहां से लेकर आ रहे हैं, ओनर फंड से ला रहे हैं या बोरोड फंड से ला रहे हैं। तो भैया कितना ओनर से लाएं, कितना बोरो से लाएं, तो ये रेशियो डिसाइड करना भी किसका काम होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत ही ये काम होता है। ठीक, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, हेल्प इन इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग इन राइट प्रोजेक्ट। भैया फाइनेंशियल प्लानिंग में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि यार हम ये जो पैसा आया है इसको किस अच्छे प्रोजेक्ट में, सबसे बेहतर प्रोजेक्ट में कैसे हम इन्वेस्ट करें। ठीक, कौन से बेहतर प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम इन्वेस्ट करें, तो वो भी क्या होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत ही आता है, ये इंपॉर्टेंस भी होता है। देन इसका भी हेल्प इन ऑपरेशनल एक्टिविटी। भैया फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है वो ऑपरेशनल एक्टिविटी में भी क्या करती है, मदद करती है। हम भैया रोजमर्रा, ऑपरेशनल एक्टिविटी मतलब जो रोजमर्रा वाले जो काम होते हैं ना, उनमें हम कितना पैसा खर्च करें, कैसे पैसे खर्च करें, उसके बारे में डिसीजन हम किस में ले लेते हैं, पहले ही फाइनेंशियल प्लानिंग में ले लेते हैं। देन इसका भी बेस फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। भैया तुम कंट्रोल, एक मिनट याद करो, कंट्रोल वाला चैप्टर अपने पढ़ा था, नो प्लान नो कंट्रोल रिक्वायर्ड। भाई तुम कंट्रोल कैसे क्या करोगे वो सब प्लानिंग में पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करोगे, वो सब किस में डिसाइड हो जाएगा, प्लानिंग में ही डिसाइड हो जाएगा। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, हेल्प इन क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। ये वही चीज है भैया, बार बार प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब बिल्कुल चीजों को बिल्कुल निचोड़ लेना, जैसे टूथपेस्ट अपन निचोड़ लेते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भयंकर तरीके से अपने को करना, अपने पैसे को इस्तेमाल करना है, एक पैसा भी, पैसे की बात करो मैं, एक पैसा भी बर्बाद ना हो। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक एंड सरप्राइज। भी कई बार क्या होता है, अचानक से बिजनेस में भाई बहुत भयंकर झटका लग जाता है। ठीक, एकदम से भाई जैसे अडानी के ऊपर भी आ गई बात। ठीक है, हिंडरबर्ग ने पहले तो उनके ऊपर वो रिपोर्ट पेश कर दी, देन इसका भी फिर अमेरिका की उसने कोर्ट ने बता दी कि भी आप तो ब्राइब कर रहे हो, ऐसा वैसा ये सब। तो एकदम से शॉक वगैरह जो आते हैं उन टाइम पर क्या होता है, कंपनी को मान लो रेपुटेशन बर्बाद हो गई, कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग उन जगहों पर क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, देन इसके भी लोग क्या बोल रहे हैं, लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में, मतलब पैसा लाना कहां से और पैसा लगाना कहां से, उन दोनों डिसीजंस के बीच में लिंक का काम कौन करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है। ठीक है, देन इसका और आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक है भैया, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान क्या होता है। ठीक, तुम कैसे बोलोगे यार भाई तू ना बहुत भयंकर प्लानिंग करी भाई, ये कैसे बोल दोगे। तो देखो अच्छा प्लानिंग तभी होता है जब वो सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर हो, ज्यादा उलझा हुआ ना कि भैया ओनर फंड से भी पैसा ले लिया, बोरोड फंड से भी ले लिया, पब्लिक डिपॉजिट फलाना ठिकाना, बहुत सारा हर तरीके से ले लिया पैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिकतर तुम देखते हो यार कोई इंसान, तुम बोलते हो यार वो बहुत परेशान है, क्यों है, अरे है काय का परेशान है, इससे लोन ले लिया, इसकी टोपी उसके सर उसकी टोपी, ऐसा ये कैपिटल स्ट्रक्चर ये नहीं होना चाहिए। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होना चाहिए। देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, फोर साइटेडनेस। भैया आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए जो दूरदर्शिता को
सोच के चले, ठीक है। बताया था मैंने एग्जांपल, मम्मी इतनी बड़ी शर्ट ले रही तुम्हारे लिए, है जरूरत तुमको इतनी, लेकिन इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि भैया फोर साइटेडनेस, तू भी पहन लेगा, तेरा भाई भी पहन लेगा, ठीक, फोर साइटेडनेस, ठीक है। तो भैया हमको प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए जो दूरदर्शिता हो, मतलब जो फ्यूचर के बारे में सोच कर रहे, ठीक है। नहीं तो तुम अभी अब ना सुनना, तुमने पैसा ले लिया और बाद में जब तुमको आगे जरूरत पड़ रही तो कोई तुमको पैसे ही नहीं दे रहा, ठीक। तो ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए भैया आपकी। फिर भैया ऑप्टिमम यूज, आपकी भी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि आप अपना पैसे को बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको, बिल्कुल ऑप्टिमम लेवल उसका क्या कर सको, इस्तेमाल कर सको। देन इसका भैया फ्लेक्सिबिलिटी, भैया आपका फाइनेंशियल प्लान फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कभी कोई चेंजेस आते हैं तो आप उसमें चेंज कर सको, ठीक है। देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमिकल, भैया प्लानिंग हमेशा इकोनॉमिकल होनी चाहिए, सस्ती सुंदर टिकाऊ होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुमने प्लानिंग करने में भयंकर खर्चा कर दिया, ठीक, तो वो जो काम करना है वो तो हो ही नहीं पाएगा फिर, है ना। तो प्लानिंग इकोनॉमिकल होनी चाहिए, कंपनी पे उस चीज का बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। अब अपन बात करते हैं, देखो ये अपन ने फाइनेंशियल प्लानिंग में एक चीज पढ़ी थी कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 चीज होती है, तो उनमें से सबसे पहली चीज क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। यार कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने फिर बता रहा हूं यार, हम जो पैसा लेकर आएंगे वो कहां से लाएंगे, ठीक है। मतलब हमको भैया मान लो 10,000 रुपए की जरूरत है, कितने की भैया, 10,000। तो यार इस 10,000 में मैं इक्विटी से कितना पैसा लूं, प्रेफरेंस शेयर से कितना पैसा ले लूं, डिवेंचर से कितना पैसा ले लूं, पब्लिक डिपॉजिट से कितना पैसा ले लूं, तो ये हो गया भैया क्या, मेरे 10,000 रुपए मुझको लाने हैं, लेकिन वो मैं कहां कहां से लेकर आऊं, तो इसी को भी क्या बोला जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, और किस चीज का ढांचा, कैपिटल का, मतलब आपके पास जो पैसा आया है उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो पैसा कहां कहां से आया है, ठीक। तो भैया उसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। पढ़कर देख लो बेटा, कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिसीजन, हमको डिसीजन लेना है किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग कौन सी सिक्योरिटी में इश्यू करूं ताकि मुझको पैसा मिल जाए, एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन, कौन सी सिक्योरिटी इश्यू करूं, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, क्या, और ऊपर से कितने कितने प्रोपोर्शन में इश्यू करूं, ठीक है। अगर मुझको 10,000 रुपए चाहिए तो इक्विटी से कितना इश्यू करके पैसा लाऊं, डिवेंचर से कितना इश्यू करके लाऊं, ये सब इसमें अपन डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब भैया आगे आता भैया, एक होता है कैपिटल स्ट्रक्चर और एक होता है कैपिटलाइजेशन। तो बेटा वो लोग बोल रहे हैं कैपिटलाइजेशन जो होता है वो क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी ऑफ फंड, जबकि बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है, क्वालिटी ऑफ फंड, ठीक है। तो ये कैपिटलाइजेशन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट और ये कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव वगैरह में अगर आता है तो बाई चांस याद रखना। अब एक अपन टॉपिक पढ़ते बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीबीएसई के रिगार्डिंग से, ध्यान से सुनना बेटा, फाइनेंशियल लीवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नॉर्मल अगर अपन मजाक वाले शब्दों में बोलूं तो भैया इक्विटी से खेलना है अपने को, ठीक है। इक्विटी से क्या करना है, खेलना है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, खेलेंगे हम इक्विटी से, लेकिन सजा किसको देंगे, डिवेंचर को, ठीक है। मतलब हम ऊपर नीचे किसको करेंगे, डिवेंचर को, ये मतलब इसका। अब देखो इसका मतलब समझो क्या है। फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू द इंक्रीजिंग इन प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, किसका, अर्न बाय द इक्विटी शेयर। फिर बोल रहा हूं फाइनेंशियल लीवरेज, देखो लीवरेज का मतलब होता है थोड़ी सी छूट देना, कलते खुलापन देना, आजादी देना, ठीक। लेकिन एक मिनट, किसको हम आजादी दे रहे हैं थोड़ी सी, भैया हम क्या कर रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डरों को ज्यादा प्रॉफिट कमाने की आजादी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक मिनट, कैसे, ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्ट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखो अभी अपन ने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है, कुछ पैसा इक्विटी से आए, कुछ पैसा डिवेंचर से, मान लो बस दो ही चीजें, कुछ पैसा इक्विटी से और कुछ पैसा डेप्ट से। तो हम क्या करते भैया, इनको एंजॉय करवाना है, किनको, इक्विटी वालों को। तो भैया इनको एंजॉय करवाना है, इसका मतलब हमको इनको ज्यादा प्रॉफिट करना है, कभी ज्यादा कभी कम प्रॉफिट अगर ऐसे करना है तो आप भैया किसको कम ज्यादा कर दो, डिवेंचर को क्या कर दो भैया, कम ज्यादा कर दो, ठीक। तो इसी को भी क्या बोला जाता है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब हम इक्विटी पे क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। या फिर फाइनेंशियल लीवरेज, इनको हम लीवरेज दे रहे हैं, ठीक है। लीवरेज मतलब तुम देखो एक और चीज, जैसे कुएं से अपन पानी निकालते हैं, तो तुमने देखो फोटो में देखा होगा तुम लोगों ने, तो गाँव तो जाते नहीं शायद तुम लोग, तो ये एक गोल गोल रिंग रहती है, ठीक। उससे अपन अगर जब ऐसे करते हैं रस्सी तो बहुत तेजी से आता है, ठीक है। अगर तुम ऐसे ही डालोगे और ऐसे ही खींचोगे ना तो बहुत मेहनत लगेगी, लेकिन वो रिंग लगी रहेगी तो खटाखट खींच लोगे। इसका मतलब वो जो रिंग है वो काय का काम कर रही है, तुमको आजादी देने का काम कर रही है, ठीक है। तो वैसे भी फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है भैया, ये जो डिवेंचर है इसको अपन कभी कम करते हैं, कभी ज्यादा करते हैं, और इसके कारण आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो क्या होता है भैया, ज्यादा प्रॉफिट कम प्रॉफिट कमाते हैं। इसको भी क्या बोला था, फाइनेंशियल लीवरेज। फिर से बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब हम भैया इक्विटी शेयर का प्रॉफिट बढ़ाएंगे, लेकिन कैसे, डेप्ट का प्रोपोर्शन क्या करके, इंक्रीज करके। डेप्ट को क्या कर देंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा देंगे। मतलब मान लो मुझको 10,000 रुपए भी लेकर आने, तो भैया मैं 2,000 रुपए इक्विटी से ला रहा था और 8,000 रुपए किससे ला रहा था, डिवेंचर से। तो भैया अगर मुझको मान लो इनको और एंजॉय करवाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा भैया, 1,000 रुपए बस इक्विटी से लाऊंगा, बाकी पूरे 9,000 रुपए किससे लाऊंगा, डिवेंचर से, ठीक है। तो ये होता भी क्या, फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक। आगे भी वो लोग बोल रहे हैं फाइनेंशियल लीवरेज रिफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेप्ट इन ओवरऑल कैपिटल। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब होता है कि पूरी कैपिटल में डेप्ट का कितना प्रोपोर्शन, ठीक। इसका फॉर्मूला वगैरह वो क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल लीवरेज मतलब डेप्ट अपॉन इक्विटी, ठीक। अब एक मिनट यार, इसको तुम
पूरे एक फॉर्मूले से समझो, पूरे क्वेश्चन से समझो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, और अधिकतर ये भी है सीबीएसई को अलग से क्वेश्चन वगैरह बनाकर दे देते हैं, ठीक है, कि सॉल्व करके बताओ कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियल लीवरेज कर रही है नहीं कर रही। अब देखो यार, 3 क्वेश्चन, एक कंपनी है जिसके पास बेटा 50 लाख कैपिटल है, इसको भी चाहिए इसको भी चाहिए, तीनों को भी 50 लाख रुपए चाहिए। एक मिनट, इन्होंने बेटा 50 लाख में से पूरे के पूरे जो 50 लाख कैपिटल है वो पूरी इक्विटी से लिए, ठीक है, इन्होंने एक भी रुपए डेप्ट से नहीं लिए। ये देखो डेप्ट क्या है, निल। जबकि इन्होंने बेटा क्या करा है, 40 लाख रुपए इक्विटी से लिए, 4 लाख शेयर है और एक शेयर 10 रुपए का है। और एक मिनट, 50 लाख चाहिए ना, तो 10 लाख कहां से लाएंगे, डेप्ट से। इन्होंने क्या करा भैया, हम सिर्फ 30 लाख रुपए किससे ले रहे हैं, शेयर से, मतलब शेयर का हम वो कम कर रहे हैं, और डिवेंचर से हम कितना पैसा ले रहे हैं, 20 लाख रुपए। अब एक मिनट भाई, अगर तुमने डेप्ट वगैरह लोन नहीं, मतलब अगर लोगे तो भैया तुमको उस पर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो तीनों पर इंटरेस्ट कितना कितना परसेंट है, 10-10%। अब इसने तो खैर डेप्ट लिया नहीं है तो इंटरेस्ट देगा नहीं। अब एक मिनट, डेप्ट के बाद ये बात आती है टैक्स। भैया कंपनी को प्रॉफिट कमाती है तो टैक्स भी तो देना पड़ता है ना, तो तीनों का अपन ने क्या माना है, 30-30% टैक्स है। अब एक मिनट, तीनों कंपनी का प्रॉफिट कितना कितना भैया, 7-7 लाख, ठीक है, ये अपन ने सिचुएशन ले ली। अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, लेट अस कैलकुलेट द अर्निंग पर शेयर। हमको भैया हर शेयर का अर्निंग निकालनी है। देखो मैंने क्या बोला, तो फाइनेंशियल लीवरेज मतलब हमको जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक, किसके कारण, डेप्ट को कम ज्यादा करने के कारण, ठीक। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं भैया वो लोग। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले तो भैया तीनों कंपनी की क्या लिख दी भैया उन्होंने, अर्निंग लिख दी, 7 लाख 7 लाख 7 लाख। देन इसका भैया उसमें से अपन ने सबसे पहले भी क्या करा, इंटरेस्ट अपन ने हटाया, ठीक है। ये जो प्रॉफिट है, ये जो अर्निंग है, ये टैक्स और इंटरेस्ट के पहले की है, तो अब अपन एक एक करके हटाएंगे। तो बेटा सबसे पहले तो इंटरेस्ट हटाओ। तो क्यों, जब इन्होंने डिवेंचर से पैसा लिए ही नहीं थे तो क्या इंटरेस्ट देंगे, नहीं देंगे। इन्होंने बेटा 10 लाख रुपए लिए थे तो 10 लाख का 10% 1 लाख। इन्होंने बेटा 20 लाख रुपए लिए थे तो 20 लाख का 10% 2 लाख। तो अब बेटा अब इनका प्रॉफिट कितना हो गया, इसका तो 7 का 7 ही रहा, इसका 6 लाख हो गया और उसका 5 लाख हो गया। अब एक मिनट, अब अपन भैया टैक्स हटा देते हैं क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा भैया। तो 30-30%, तो बेटा 7 लाख का 30% 2 लाख 10, इसका भैया 1 लाख 80 और इसका 1 लाख 50। अब भैया माइनस करो तो बेटा इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स ईएटी। अब देखो ये कुछ नाम तुम लोग को दिखेंगे, ईएटी, ईबीटी। अब तुम शार्क टैंक वगैरह में जब जाते हो ना, मतलब देखते हो तुम लोग, ठीक है, तो तुमको ये सब नाम समझ में आएंगे कि यार ये होता क्या है, ईबीटी, ठीक है, ईबीटी, ईएटी, ये सब क्या होता है। तो भैया टैक्स जब अपन ने हटाया तो बेटा इसका कितना है, 4 लाख 90, इसका भैया 4 लाख 20 हजार और इसका भैया 3.5 लाख, ठीक। अब एक मिनट, ये इनका मेन प्रॉफिट है। लेकिन एक मिनट, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर कितने रुपए कमाएगा, एक शेयर कितने रुपए कमाएगा। तो अब देखो भाई, इस कंपनी के पास जो पहली सिचुएशन थी उसमें बेटा उसने एक भी शेयर क्या एक भी पैसा क्या डिवेंचर से लिया था, नहीं, पूरे के पूरे शेयर से पैसे लिए थे। और कितने शेयर थे याद करो, 5 लाख। तो बेटा जब प्रॉफिट कितना है, 4 लाख 90 और 5 लाख लोगों में बांटना है तो भैया कितने कितने रुपए आएंगे, 0.90। फिर इसका भैया इनका कितना प्रॉफिट है, 4 लाख 20 हजार, और इन्होंने बेटा कितने शेयर लिए थे, 10 लाख रुपए तो किससे लिए थे, डिवेंचर से। 40 लाख रुपए किससे लिए थे, शेयर से। 40 लाख मतलब 4 लाख शेयर। तो ये जब डिवाइड करो तो कितने रुपए आए, 1.5। एक मिनट, इसका मतलब अगर डिवेंचर से पैसा लिया, मतलब डेप्ट से पैसा ज्यादा करा, तो इनकी अर्निंग पर शेयर क्या होगी, बढ़ गई, इससे तो ज्यादा है ना। अब एक मिनट, इनका देखो 3.5 लाख रुपए है, ठीक, लेकिन एक मिनट कितने शेयर थे, सिर्फ 3 ही लाख शेयर थे। क्यों, क्योंकि 20 लाख रुपए इन्होंने डिवेंचर से लिए थे और 30 लाख रुपए इक्विटी शेयर से, और 30 लाख रुपए मतलब 3 लाख शेयर। तो 3 लाख शेयर को जब अपन ने 3.5 से डिवाइड करा, ठीक है, मतलब 3.5 को 3 लाख से डिवाइड करा तो बेटा कितना है, 1.16। मतलब इनकी अर्निंग और बढ़ गई। तो इसका मतलब जब हम डिवेंचर से पैसा लेते हैं तो इक्विटी शेयर वालों का प्रॉफिट बढ़ता है, पर शेयर क्या प्रॉफिट बढ़ता है। क्लियर है। तो बस यही यहां पर बताया बेटा, उन लोगों ने शो करा है। क्या लिखा भैया, if we compare the above तीनों सिचुएशन, ठीक है, शेयर होल्डर गेट मैक्सिमम रिटर्न फॉलोड बाय द सिचुएशन सेकंड एंड फर्स्ट। भैया थर्ड सिचुएशन में उन्होंने ज्यादा प्रॉफिट कमाया फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। हेंस ये प्रूफ होता है कि भैया मोर कैप, अगर ज्यादा डेप्ट लेते हैं तो बेटा ओनर की ज्यादा इनकम होती है। आगे बोल रहे हैं, बट दिस स्टेटमेंट होल्ड ट्रू ओनली, लेकिन एक मिनट, ये तभी सही होगा टिल द रेट ऑफ अर्निंग ऑफ कैपिटल रिटर्न, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा ये तभी होगा जब बेटा कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है, मतलब कंपनी कमा ज्यादा रही है और ब्याज कम दे रही है, ये स्टेटमेंट तभी सही होगा। आगे बोल रहा हूं बेटा, एज वी कैन सी ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, तो देखो ईबीटी अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो बेटा ईबीटी मतलब कितना, अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग कितना है बेटा, 7 लाख ऊपर ने कमाया था, और एक मिनट इन्वेस्टमेंट कितना करा था, 50 लाख इनटू 100। तो बेटा काटा पीटी करके बेटा कितना परसेंट आया, 14। इसका मतलब हमको रिटर्न कितना परसेंट मिल रहा है, 14%, और इंटरेस्ट हम कितना दे रहे थे, 10%। तो ये कंडीशन सही रहती है, ठीक है, कि ज्यादा डेप्ट लोगे तो ज्यादा
इक्विटी शेयर वाले ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, आगे बोल रहा हूँ भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% है और रिटर्न इंटरेस्ट होता है 10% है। तो अगर आरओआई ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से तो ही बेटा ये कंडीशन होगी कि ज्यादा डेप्ट लो ज्यादा प्रॉफिट कमाओ। ठीक है, चल अब इसका भी अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा भैया, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। बेटा ऐसे कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि या तो कभी अपन इक्विटी से ज्यादा पैसे ले लेते हैं, कभी अपन डिवेंचर से ले लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो भैया सबसे पहला कारण भी बोलो क्या बोल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं यार अपन। सबसे पहला बेटा कारण बोलो क्या बोल रहे हैं, कैश फ्लो पोजीशन। ये मैं बेटा तुमको कई बार बता चुका हूं, अगर कंपनी में पैसा आने आना लगा रहेगा तो भैया हम क्या करेंगे, डिवेंचर से पैसा ले लेंगे। ठीक, और नहीं आने जाने लगा रहेगा तो हम भैया इक्विटी से पैसे लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं देना पड़ता है। फिर इसका बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो पहले तो बेटा वो लोग मीनिंग बताएंगे तुमको सब चीज का कि भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या होता है, और फिर बताएंगे इसका क्या असर होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या असर होगा। तो भैया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कंपनी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भैया कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है इंटरेस्ट और वो सब देने के पहले। ठीक है, आगे भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मींस कंपनी हैव मोर बोरो फंड। भैया आईसीआर अगर ज्यादा है इसका मतलब कंपनी ने लोन वगैरह ज्यादा लिया है। ठीक, वेयर एज लोअर आईसीआर मींस कंपनी ने बोरो कम किया है। ठीक है, देन इसका भैया डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है भैया, इट इज वन स्टेप अहेड आईसीआर। भैया आईसीआर से एक स्टेप और ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं, आईसीआर कवर द ऑब्लिगेशन टू पे बैक इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। बेटा आईसीआर क्या बताता है कि भैया हमको कितना लोन पर ब्याज चुकाना है। लेकिन एक मिनट, ये क्या बोल रहा है, बट डीएससीआर टेक्स केयर ऑफ रिटर्न ऑन इंटरेस्ट एज वेल एज क्या, प्रिंसिपल रीपेमेंट। भैया तुमको इंटरेस्ट चुकाने के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट कितना चुकाना है वो भी आपको इस रेशियो में क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। क्या बोल रहे हैं भैया, डीसीआर में ये इसका फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, डीएससीआर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें डेप्रिसिएशन भी प्लस कर दो, उसमें इंटरेस्ट प्लस करो, नॉन कैश एक्सपेंस प्लस करो, क्या रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लस करो, इंटरेस्ट को प्लस करो, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को प्लस करो, तब जाकर भी ये डीसी क्या भैया ये डीएससीआर निकलता है। ठीक है, आगे बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर ये ज्यादा है, ठीक है, देन द कंपनी हैव मोर डेब्ट। तो इसका मतलब कंपनी के पास ज्यादा डेब्ट है इन कैपिटल स्ट्रक्चर, एज हायर डीसीआर इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ कंपनी टू रीपे इट्स डेब्ट। ठीक है, बट इफ डीसीआर अगर कम है, ठीक है, देन कंपनी मस्ट अवॉइड डेब्ट। अगर बेटा डीसीआर का भैया लेस है तो बेटा फिर कंपनी को भैया लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है, फिर बोल दोनों अगर हाई है तो आप डेब्ट ले सकते हो। ठीक है, अब अपन आगे चलते भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न है, ठीक, जो हमने पैसा लगाया 10 लाख 5 लाख 50 लाख जो भी, तो उस पर कितना पैसा मिल रहा है। तो भैया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अनदर क्रूशियल फैक्टर विच हेल्प इन क्या, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर यहां से पढ़ो यार, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बेटा रिटर्न ज्यादा है ब्याज चुकाने से, ठीक है, अगर हमको मिल ज्यादा रहा है और ब्याज हम कम चुका रहे हैं, देन कंपनी मस्ट प्रेफर डेब्ट। तो बेटा कंपनी को डेब्ट प्रेफर करना चाहिए और इसका वाइस वर्सा कर देना। देन इसके लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर तुमको भी किसी इक्विटी से अगर ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो तुम डेब्ट से पैसे ले लो, डेब्ट से ज्यादा कॉस्ट लग रही है तो इक्विटी से ले लो। कॉस्ट मतलब बदले में अपन क्या दे रहे हैं। ठीक है, देन इसके लिए टैक्स रेट। तो टैक्स रेट में भी ये क्या लिखा है, हायर टैक्स रेट मेक्स डेब्ट चीपर। अगर ज्यादा टैक्स हो जाता है तो बेटा डेब्ट क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगर टैक्स ज्यादा हो गया मतलब डिविडेंड वगैरह पे टैक्स ज्यादा हो गया, ठीक है, तो भैया लोग क्या करेंगे, शेयर वगैरह से पैसे नहीं उठाएंगे क्योंकि डिविडेंड पे ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो फिर भैया डेब्ट से लोग पैसा प्रेफर करेंगे। तो तुम भैया डेब्ट से पैसा लो मजे से, कोई सब सस्ते मिल जाएगा तुमको। ठीक, देन इसका भी वो लोग क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक, इक्विटी की कॉस्ट क्या है, अनदर फैक्टर, एक और फैक्टर क्या भैया, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसका मतलब एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर, ठीक है, देन वी कैन इंक्लूड इट इन कैपिटल स्ट्रक्चर। भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं, एज फार एज डेब्ट इज इंक्रीज, अगर डेब्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो हम भैया अर्निंग पर शेयर मतलब इक्विटी को भी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड कर सकते हैं। बट वेयर एज ईपीएस स्टार्ट डिक्रीजिंग, अगर भैया ईपीएस कम होते आ रहे हैं, ठीक है, विद इंक्लूजन ऑफ डेब्ट, क्योंकि डेब्ट के बढ़ने से अगर ईपीएस क्या होता जा रहा है, कम होते आ रहे हैं, तो भैया देन वी मस्ट डिपेंड ऑन इक्विटी शेयर। फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं भैया, देखो अगर भैया डेब्ट लेने से ईपीएस बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डेब्ट लेते आओ, लेकिन अगर डेब्ट लेने से भी ईपीएस कम हो रहा है, ठीक, तो भैया मत लो। ठीक, देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लोटिंग कॉस्ट, ये भी मैं तुम लोग को बता चुका हूं, जो पैसा लाते हम उसके लिए हमको कितना पैसा देना पड़ रहा है बदले में, ठीक है, फाइल चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, तो वो भी डिपेंड करता है कैपिटल स्ट्रक्चर पर। ठीक, देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, रिस्क
कंसिडरेशन, जिसमें कम रिस्क है वहां से लेना, नहीं तो मत लेना। फ्लेक्सिबिलिटी, जो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस अपनी कंपनी के ऊपर ना डाले, वहां से अपन बेटा पैसा लेंगे। कंट्रोल, अगर तुम ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो तो डिवेंचर से पैसा लो, क्योंकि वो बार बार मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अगर तुम डाइल्यूट करना चाहते हो अपना अधिकार की, चलो ठीक है तुम लोग के साथ बांट लेंगे अधिकार, तो तुम इक्विटी से पैसा ले लो। फिर ये क्या, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इफ सेबीआई गाइडलाइंस आर इजी, ठीक है, अगर सेबी की गाइडलाइन इजी है तो तुम आराम से इक्विटी वगैरह से पैसे ले लो, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर बैंक वगैरह से लोन लेते रहो। चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, देन इसका नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट कंडीशन, सेम वही चीज पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। अगर ये मार्केट बहुत बूम चल रहा है तो तुम इक्विटी से पैसे ले पाओगे, कंपनी इक्विटी से ही ले पाएगी, क्योंकि लोग इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ही डिप्रेस चल रहा है मार्केट, बहुत मंदा चल रहा है, तो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे नहीं, तो तुमको कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिवेंचर से ही लेना पड़ेगा पैसा। फिर इसका भी कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी, आपकी दूसरी सेम कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था, तो भाई आप भी उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, रखते हो, ठीक है। अगर उस वो वाला कैपिटल स्ट्रक्चर रखकर वो कंपनी बर्बाद होगी तो फिर तुम भी रखोगे क्या वो वाला, नहीं रखोगे। चलो अब अपन बात करते हैं कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन मतलब मैंने पहले ही बताया था, कितना पैसा चाहिए वो हम डिसाइड करते हैं। तो देखो क्या लिखा है, कैपिटलाइजेशन इंप्लाइज दैट हाउ मच कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कंपनी को कितने पैसे की जरूरत चाहिए वो निर्णय लेने को भी बोला जाता है कैपिटलाइजेशन बोला जाता है, ताकि हम एक एक्सपेक्टेड रिटर्न कमा सके, ठीक है। चलो अब इसमें बेटा दो सिचुएशन आती है, एक होती है ओवर कैपिटलाइजेशन और एक होती है अंडर कैपिटलाइजेशन। देखो कंपनी को जरूरत थी भैया 2 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन भैया हमने 3 लाख रुपए ले लिए, उठा लिए मार्केट से, ओवर कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब भैया जब हमको रिक्वायर्ड जितनी होती है उससे ज्यादा कैपिटल ले लेते हैं तो वो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। दूसरे शब्दों में अगर बोले तो भैया वो कंपनी जो भैया अपने जो पैसा उठाया है उसको चुकाने के, उसका ब्याज चुकाने के लिए भी एबल नहीं हो पाती है, कैपेबल नहीं हो पाती है, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है, ओवर कैपिटलाइज बोला जाता है। अंडर कैपिटलाइज मतलब भैया तुमको चाहिए थे भैया 2 लाख रुपए, लेकिन तुम लेकर आए कितने, मार्केट से मिले तुमको कितने, सिर्फ भैया 1,90,000 मिले, तो ये क्या भैया, ये अंडर वैल्यूएशन की सिचुएशन, अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन है। अब अपन बात करते हैं, देखो 2 प्रकार की कैपिटल अपन बात बोलेंगे, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो पैसा जो हमको कहां लगता है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पे लगता है, खत्म बात। वो पैसा जो हमको फिक्स्ड एसेट्स खरीदने पर लगता है उसको क्या बोला जाता है, फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अब एक मिनट, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या भैया कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण बेटा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती रहती है, अफेक्ट होती रहती है, ठीक है। कभी तो फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लग रही, कभी कम लग रही है, ऐसा क्यों, तो सबसे पहला पॉइंट भैया नेचर ऑफ बिजनेस। अगर तुम्हारा बिजनेस बेटा बनाने का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगी भाई, क्योंकि मशीन वगैरह बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा बिजनेस ट्रेडिंग वाला है, खरीदा बेचा, क्या चाहिए, एक फुटफुटिया चाहिए, गाड़ी वगैरह बेचो भैया तुम, ठीक, तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी। देन इसका भैया स्केल ऑफ ऑपरेशन, तुम कितने जगह तक ऑपरेशन कर रहे हो, तुम सिर्फ भैया अपने लोकल एरिया में अगर ऑपरेट कर रहे हो तो कम फिक्स कैपिटल, भयंकर पूरे दुनिया भर में, देश भर में फैले हो तो भैया ज्यादा फिक्स कैपिटल। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, अगर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हो, मशीन वगैरह, तो ज्यादा कैपिटल लगेगी। फिक्स वो लेबर वगैरह से काम करवाओगे तो कम फिक्स्ड कैपिटल लगेगी। देन इसका भैया क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। बेटा इंडस्ट्री इन विच टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत तेजी से होता है, मतलब हर हमेशा नई टेक्नोलॉजी आती है, तो भैया उनको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, और वाइस वर्सा, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंपनी जिसको भैया एक्सपांड करना है, आगे चलकर बहुत और चीजें बढ़ानी है, 1 प्लांट 2 प्लांट 10 प्लांट, तो भैया उनको ज्यादा कैपिटल लगेगी भाई, ठीक, जाहिर सी बात है। देन इसका भी कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन, अगर तुम अपनी कंपनी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, डाइवर्सिफाई का मतलब ये क्या, टाटा इज द बेस्ट एग्जांपल, टाटा नमक, टाटा टी, टाटा कार, टाटा ट्रक, सब कुछ भयंकर, ठीक है, 1 mg मेडिसिन में भी घुस गए, तो भैया ये टाटा क्या है भैया, अलग अलग प्रकार का बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। देन इसका होता है एबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी, भाई इफ कंपनी कैन अरेंज फाइनेंशियल एंड लीजिंग फैसिलिटीज इजिली देन इट रिक्वायर्ड लेस फिक्स कैपिटल। अगर बेटा कंपनी को फाइनेंस की फैसिलिटी आराम से मिल जाती है, ठीक है, कंपनी लीज पर भी उठा लेती कोई चीज है, ठीक है, मतलब उधार वगैरह पर, तो भैया गिरवी वगैरह जो अपन बोलते हैं ना, जैसे मान लो हमने तुमसे रेंट पर ले लिया, तो भैया अगर वैसा कुछ सिस्टम है, आपकी कंपनी पे भरोसा कर लेते लोग, आपको रेंट पर दे देते चीजें, तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगेगी, नहीं तो ज्यादा लगेगी। देन इसका भैया लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, आप भैया किसी के साथ मिलकर अगर काम कर रहे हो उसको बोलते हैं कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर। बेटा इफ कंपनी आर प्रेफरिंग कोलैबोरेशन या जॉइंट वेंचर देन कंपनी विल नीड लेस। अगर किसी के साथ मिलकर वो काम कर लेते तो कम फिक्स कैपिटल लगेगी, हम उनकी चीज इस्तेमाल कर लेंगे, वो हमारी चीज इस्तेमाल कर लेंगे। देन इसका भी अमाउंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बेटा क्या होता है, वो पैसा जो तुमने कंपनी स्टैब्लिश करते टाइम लगवाया था,
ठीक है। अगर वो ज्यादा लगा था कमीशन वगैरह ये सब तुमने अगर ज्यादा दिए थे तो जाहिर सी बात है तुमको फिक्स्ड कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, ठीक, क्योंकि स्टार्टिंग में तुमने बहुत पैसा खर्च करा है। फ्यूचर एक्सपेंशन सेम वही बात, अगर तुम भविष्य में बढ़ाना चाहते हो चीजों को तो ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, अदरवाइज कम। अब एक और टॉपिक आता है भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, बस ये चैप्टर बेटा खत्म है आज। भैया वर्किंग कैपिटल क्या होती है, तो बेटा वो पैसा जो हमको बेटा रोजमर्रा के काम में लगता है उस पैसे को क्या बोलते हैं भैया, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए जो हमको पैसा लगता है, ठीक है। तो एक मिनट, इसको मैं रिकरिंग नेचर का भी बोल सकता हूँ। ये रिवॉल्विंग कैपिटल होती है, सर्कुलेटिंग कैपिटल होती है, इसी का नाम है बेटा, ठीक है। वो पैसा जो बेटा हमको डे टू डे जो करंट लायबिलिटी होती है उनको मीट करने के लिए लगता है, उसको भी क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। तो सेम सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है बेटा, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का ज्यादा होना किससे, करंट लायबिलिटी से, वो क्या कहलाता है, वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब बेटा वर्किंग कैपिटल भी दो प्रकार की होती है, ठीक। तो देखो सबसे पहले एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होता है नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मतलब ये टोटल, ठीक है। क्या बोल रहे भैया, इट रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन द ऑल करंट एसेट्स। भैया पूरी करंट एसेट्स में मिलाकर हमको कितना पैसा चाहिए, करंट एसेट्स खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए, ठीक है। करंट एसेट्स वगैरह जो भी है वो सब मिलाकर कितना पैसा है, तो ये उसको क्या बोला जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। लेकिन एक मिनट, जब हम उसमें से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देते तो बेटा वो क्या बन जाता है, नेट। नेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना कुछ ना कुछ चीज माइनस हो रही है, ठीक। अब एक लास्ट टॉपिक और खत्म भी है, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कभी तो हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगती है, कभी हमको कम, ऐसा क्यों। तो भैया सबसे पहला पॉइंट भैया वो लोग क्या बोल रहे हैं भैया, वो लोग बोल रहे भैया लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग क्या साइकिल। भैया जो अपनी ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, इसका मतलब भैया जिस दिन हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं उससे लेकर जब वो पैसों में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब फिनिश गुड्स बन गया, फिनिश गुड्स बनकर बेच गया, बिक गया, बिकने के बाद भैया पैसे मिल गए, तब तक की वो जो साइकिल है, अगर वो साइकिल भैया बहुत ज्यादा बड़ी है तो हमको भैया ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, क्योंकि बहुत लंबे लंबे समय में हमको पैसा मिलता है, तो तब तक हमको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लेना पड़ेगा, ठीक। फिर इसका भैया नेचर ऑफ बिजनेस, आपका भैया बिजनेस कैसा है, ठीक। अगर भैया तुम ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। लेकिन अगर तुम ऐसा कोई बिजनेस करो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, मतलब तुरंत सर्विस देते हो तुरंत पैसा आता है, तो फिर तुमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लग रही, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास खुद तो पैसा है, ठीक। देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, स्केल ऑफ ऑपरेशन, तुम कितने जगहों पर ऑपरेशन कर रहे हो, तुम सिर्फ अपने लोकल एरिया में कर रहे हो तो कम वर्किंग कैपिटल, बहुत बड़े लेवल पर कर रहे हो तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, ठीक है, आपकी जो बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन है वो कितनी ऊपर नीचे होती है, क्या बोल रहे हैं भैया, ड्यूरिंग बूम पीरियड द मार्केट इज फ्लरिशिंग सो मोर डिमांड। भाई जब मार्केट बहुत ऊपर चलता है तो डिमांड ज्यादा होती है तो तुमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, ठीक, ऐसा रहता है। देन इसका और वाइस वर्सा कर देना। फिर इसका भी है सीजनल फैक्टर्स, कई बार क्या होता है कोई सीजन एकदम से आता है तो उसमें भी ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगती है, ठीक है। जैसे ये जो किसान वगैरह रहते हैं उसमें क्या रहता है, जब भैया वो हार्वेस्टिंग वगैरह सीजन रहता है तो उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगती है, क्यों, क्योंकि लेबर चाहिए, वो हार्वेस्ट वगैरह करवाना पड़ता है, ये सब। देन इसका भी बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, ठीक। क्या बोल रहे हैं, इफ अ कंपनी इज यूजिंग लेबर इंसेंटिव, अगर भैया कंपनी लेबर इंसेंटिव टेक्निक इस्तेमाल कर रही है तो भैया उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, और अगर मशीन वगैरह से करवा रही तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी। फिर इसका भैया क्रेडिट अलाउ, भैया क्रेडिट पॉलिसी कैसी है वो भी डिपेंड करता है क्या, वर्किंग कैपिटल पर, ठीक। अगर भैया तुम किसी कंपनी से उधार वगैरह लेते हो रॉ मटेरियल वगैरह और वो बोलता है ठीक है तुम आराम से अपना काम कर लो, 6 महीने बाद दे देना पैसा, तो तुमको वर्किंग कैपिटल क्या लगेगी, कम लगेगी, ठीक। देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, क्रेडिट अवेल। क्रेडिट अवेल मतलब भैया एक और फैक्टर का भैया क्रेडिट फैक्टर, अनदर फैक्टर रिलेटेड टू क्रेडिट पॉलिसीज, हाउ मच एंड हाउ फॉर हाउ लॉन्ग पीरियड कंपनी इज गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम इट सप्लायर। भैया जो सप्लायर भी है उससे उसको कितने टाइम के लिए क्या मिल रहा है, उधार मिल रहा है, वो भी क्या होता है भैया कंपनी की वर्किंग कैपिटल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ये क्या होता है भैया क्रेडिट अलाउ। क्रेडिट पॉलिसी रिफर्स टू द एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल्स प्रोसीड। देखो इसमें क्या था, क्रेडिट अलाउड वाले में हम कितना उधार दे रहे हैं, ठीक है, और क्रेडिट अवेल में क्या है, हमको कितना मिल रहा है, ठीक है, दोनों में फर्क है बेटा, ठीक। वो मैंने ये वाले में थोड़ा सा ये वाला बता देता हूं ऊपर। चलो अब इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, ठीक है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फर्म हैविंग हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है तो ये उसको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल बहुत कम चाहिए उसको, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ठीक है, मस्त अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं तो भैया उनको जाहिर सी बात वर्किंग कैपिटल कम लगेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, भैया रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी अगर बहुत ही आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाते हैं तो भैया उनकी मतलब वो सस्ते में मिल जाएंगे तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगी, ठीक। देन इसका भैया लेवल ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन किस लेवल का है, अगर भैया मार्केट में बहुत ही भयंकर कंपटीशन है तो भैया तुमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, दिखावट करना ये सब करना उन सब में, ठीक। इन्फ्लेशन, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन राइज इन प्राइस देन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, भैया अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब महंगाई बढ़ रही है तो कच्चा माल, लेबर, इन सभी की कॉस्ट बढ़ेगी तो तुमको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए और वाइस वर्सा, ठीक। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, ठीक है। लास्ट भैया
अगर भैया कंपनी प्लानिंग करती है फ्यूचर में कि भी हमको ग्रोथ करना है, ठीक है, तो भैया उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी, अदरवाइज कम लगेगी, ठीक है। ये आज भी अपना चैप्टर हो चुका है, चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, ठीक है, बिजनेस स्टडीज का, ठीक भाई। इसी तरीके से भाई और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर और बचे हुए हैं, ठीक है, वो उनकी वीडियो भी आती रहेगी, ठीक। अकाउंट्स हो, इको सब खत्म भैया होगा। सैंपल पेपर भी अपन चालू कर रहे हैं भैया कि भैया उनको भी जल्दी जल्दी चालू कर दें। क्या अभी कुछ स्कूलों में हाफ ईयरली वगैरह चल रहे हैं, तो वो एक बार जरा हो जाए, फिर उसके बाद या तो सैंपल पेपर भी अपन चालू करेंगे, ठीक है। बाकी भाई अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, समझ में आ रही हो चीजें, ठीक है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो भाई प्लीज चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने लोगों तक भी पहुंचा सकते हो पहुंचाओ, ठीक। थैंक यू।